रजनीकांत। आर्यावर्त समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस राजनीतिक विषय पे बात करने के लिए मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहा हूँ जो चुनावी महासमर पे जिस तरीके से इन लोगों ने पूरी कोशिश की है, मेरे ख्याल से वो काबिल तारीफ है। नालंदा कॉलेज में एचओडी है, पॉलिटिकल साइंस में है, जेएनयू से पास आउट है, 2019 में इन्होंने वहां से डिग्री हासिल की है। डॉक्टर विनीत लाल हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने शो में। और आज जो चुनावी महासमर 2020 की मैं बात करने जा रहा हूँ, चूंकि सारा परिदृश्य है आपके सामने, आपने चीजों को देखा है, जैसा आपने सर्वेक्षण किया है पूरे नालंदा जिले में। तो पहले तो मैं इस विषय पे आपसे बात करना चाहूंगा कि जो सर्वेक्षण का जो थीम आपके दिमाग में आया, क्या कुछ चल रहा था और आपने इस प्रोजेक्ट को उठाया है, बच्चों के साथ आपने पूरी मेहनत की है और पूरे नालंदा जिला में जिस तरीके का सर्वेक्षण रहा, रिपोर्ट रहा, क्या कुछ रहा आपके दिमाग में जो आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया और ऐसा पहली बार लिया गया है? मेरे समझ से नालंदा जिला में ऐसा कोई भी कॉलेज जो है इस तरीके के प्रोजेक्ट पे हाथ नहीं डालता है, सब नालंदा कॉलेज में देखने को मिला है। तो क्या कुछ चल रहा था सर? सबसे पहले तो मैं आपको रजनीकांत जी और पूरे आर्यावर्त समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया है और ऐसे में चर्चा करने को सोचा है। आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है कि आज के दिन अमेरिका में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और साथ ही साथ बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं और 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण में जाने वाले हैं। दोनों ही जो स्थान है, बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और अमेरिका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो दोनों ही जगह पर लोकतंत्र किस तरीके से मनाया जाता है उसको हम लोग जीता जागता देख पा रहे हैं। ऐसे दौर में बिहार में जब इलेक्शंस हो रहे थे तो लगभग 1 महीने पहले मुझे दिमाग में आया कि चुनावी चर्चे, परिचर्चे, बहस और इस तरीके के तमाम तरीके के ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स न्यूज चैनल्स में आते रहते हैं। तो मैं चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ताल्लुकात रखता हूं और वहां पे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को देखता रहा हूं, करते रहा हूं, तो मुझे लगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं क्यों ना उनके साथ मिलकर के कुछ ऐसे विषयों पर बात करें, उनके साथ मिलकर के जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करें और समाज और गांव के स्तर पर जाकर देखें। केवल मीडिया के रिपोर्ट्स जो आते हैं कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में जाति आधारित जो राजनीति होती है, जाति के आधार पर लोग वोट देते हैं, वही ऐसा है क्या? एक्चुअली में ऐसा है क्या? वो हम लोग गांव में जाकर, समाज में जाकर लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर देखना चाहते थे और उसके साथ साथ चाहते थे कि जो हमारे बच्चे हैं, जो कि इंटर के बच्चे हैं, बीए के बच्चे हैं और पीजी के बच्चे, जो बडिंग एज है, जो कि काफी ग्लो कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि इनको भी जमीनी हकीकत के बारे में रूबरू कराएं और जिससे कि इनकी राजनीतिक समझ डेवलप होगी। इनकी राजनीतिक समझ डेवलप होगी ही होगी, साथ ही साथ हम जब समाज से जुड़ेंगे तो हम कुछ देने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे ये होता है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को माना जाता है कि वो केवल समाज से लेता है, लेकिन ऐसे मौके पे हमने सोचा कि कुछ समाज को हम देंगे। तो ऐसे में हमने सोचा कि ये एक ऐसा समय है जो कि लोकतंत्र का महापर्व सभी लोग मना रहे हैं, तो इस 15 दिन और 10 दिन में हम लोग वहां के पे जाएंगे तो शायद वहां के जो लोग होंगे, गांव बस्ती और टोले में जो बैठे हुए लोग होंगे, तो शायद हम लोगों के साथ बैठ करके खुली मन से वो विचार करेंगे। वो बताएंगे कि सरकार के कामकाज सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो बताएंगे कि जो हम लोकतंत्र में वोट डालते हैं उसके कोई मायने हैं कि नहीं है, वो बताएंगे कि जाति आधारित जो व्यवस्था चल रही है जिसके बारे में लगातार बातचीत होती है, वो असल में उनके दिमाग में कितना ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करता है। वो बताएंगे कि जो घुसखोरी जैसी समस्या, शराबबंदी जैसी समस्या और अनेक तरह की सामाजिक बुराइयां हैं, उनके दिमाग में इससे क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इन सब मुद्दे को लेकर ही इस प्रोजेक्ट को लिया गया और ये कोशिश किया गया कि ये प्रोजेक्ट केवल सर्वे तक ही सीमित ना रहे, बल्कि सर्वे से आगे बढ़कर हम लोग इसका साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस करेंगे। अभी प्राइमरी एनालिसिस हम लोगों ने किया है, डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग चुनाव के बाद स्टार्ट करेंगे और जो एनालिसिस आएगा, जो साइंटिफिक मेथड से हम लोग करेंगे, उसको हम लोगों ने सोचा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय
वो तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ जिला प्रशासन को भी देंगे और जिला प्रशासन के थ्रू ये राज्य सरकार के पास ये डेटा जाएगा, ताकि वो भी ये तय करें कि आगे की जो नीतियां बनेगी वह इन सब एनालिसिस पे भी, इन सब नीतियों से भी, इन सब जो एनालिसिस हम लोगों ने किया उससे भी प्रभावित हो और उससे कुछ न कुछ फायदा। जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था आपके दिमाग में, तो आपने कुछ क्वेश्चन सेट किए होंगे, जो प्रश्न होगा। आखिरी जो प्रोजेक्ट हुआ है किस प्रश्नों पे आधारित रहा है? 4-5 ऐसे प्रश्न आप दर्शकों को बताएं जिसपे आपने ज्यादा फोकस किया और लगा इससे जो है लोकतंत्र की मजबूती ज्यादा देखने को मिलेगी। जी, बेसिकली अभी तक ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में आपने देखा होगा कि जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जैसे बहुत सारे CSDS और SSC वोटर सर्वे और ऐसे बहुत सारे जो प्रोमिनेंट सर्वेज रहे हैं, वो ज्यादातर फोकस रहते हैं आप किसको वोट देंगे, कि जाति आधारित वोट देंगे कि नहीं देंगे, धर्म आधारित वोट देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन मैंने सोचा कि केवल इस पर ही नहीं रहा जाए, बल्कि जो इश्यू बेस्ड चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, विषय हैं, उनको लिया जाए। तो 52 प्रश्नों का एक श्रृंखला हम लोगों ने बनाया था, काफी सोच विचार कर बनाया था, काफी लोगों से कंसल्टेशन के बाद बनाया गया था और कोशिश ये किया गया था कि सभी मुद्दे इसमें जुड़े। तो सामाजिक मुद्दे से लेकर के, राजनीतिक मुद्दे से लेकर के, आर्थिक मुद्दे से लेकर के, कंटेम्पररी जो इश्यूज हैं उससे लेकर के और उसके अलावे जो खास करके जो लोगों को प्रभावित करते रहा है दिन ब दिन दिनचर्या के चीजों में, उनसे जुड़े हुए प्रश्न को हमने लिया, जो कि आमतौर पे सभी लोग, जैसे मैं कुछ प्रश्न आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जैसे कि जाति पे आप वोट कितना देते हैं, क्या आप अपने जाति को ही वोट देते हैं क्या? तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग थे जो जिसने उसमें नकारात्मक जवाब दिया, बोला नहीं। दूसरी बात, शराबबंदी सरकार लगातार ये बोलते रही है कि शराबबंदी हमने खत्म किया है, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से चर्चा में रहा है, लेकिन अधिकतर लोगों के पास हम लोग है कि शराबबंदी अच्छा है या खराब है के अलावे दूसरा पॉइंट भी हमने रखा कि शराबबंदी अगर सफल नहीं रहा है तो क्या फिर से शुरू किया जाए, क्या उसको सरकार कुछ ऐसे नीतियों को ला सकती है जिससे कि उसका इकोनॉमिक जो कम से कम रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है वो उससे ना हो। तो इस तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न भी थे, जैसे कि अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जैसे आमतौर पे लोग लगातार आलोचना करते रहते हैं सरकार की, ये नहीं हुआ, प्रशासन की, अगर आपको मौका दिया जाए कि मुख्यमंत्री आपको बना दिया जाएगा तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, प्राथमिकता क्या होगी, सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग जवाब दिए कि कोई शिक्षा, कोई रोजगार और कोई बहुत अलग अलग तरीके से बताया। इसी तरीके से अभी कंटेम्पररी इश्यूज में भारत चाइना का लगातार इश्यू चल रहा है, तो हमने ये भी प्रश्न रखा था, आपके दिमाग में क्या लगता है कि पाकिस्तान ज्यादा बड़ा दुश्मन है आपके लिए या चाइना ज्यादा बड़ा दुश्मन है आपके लिए? अभी लगता है पूरे देश में वही माहौल चल रहा है, पाकिस्तान। बिल्कुल अभी ये माहौल चल रहा है, इसलिए हमने ये जानने की भी कोशिश की कि हमारे जो गांव घर के लोग हैं उनको भी चीन और पाकिस्तान के मुद्दे समझ में आ रहे हैं क्या? तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो राजनीतिक समझ है आम लोगों की, वो काफी ज्यादा मैच्योर्ड है, काफी इंफॉर्मेशन है। जो सूचनाओं का अभाव माना जाता है समाज में, लोग बोलते हैं कि सूचनाओं का अभाव है, ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला कि सूचनाओं का अभाव। उनके पास सूचना है और उनके पास केवल सूचना ही नहीं है बल्कि उनका एक स्टैंड भी है कि वो हर विषय पे अपना एक नजरिया रखते हैं। फिर भी मुझे लगता है जो चीजें रही है, मुद्दा हावी रहा है, जातिगत राजनीति की बात होती रही है बिहार में, और मुझे लगता है कि इस बार भी चुनाव में कहीं ना कहीं जातिगत जो बातें थी वो हावी नहीं है। पिछले 2 चरण में हम लोगों ने जितना भी जगह पर हम लोगों ने कवरेज किया पूरे चुनाव का, तो मुझे जो चीजें समझ में आई है वो कहीं ना कहीं जातिगत चीजें हावी रही हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि राजनीति शास्त्र आपका विषय रहा है, आप पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं और खास करके आप बिहार के हैं तो बिहार की राजनीति को ज्यादा अच्छे से समझ पाते होंगे। तो क्या लगता है ये जो सर्वे है उसकी जो सच्चाई है वो धरातल पर है, या जो जातिगत बात होती रही है पिछले कई दशकों से वो सही है? नहीं, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जाति जो है निश्चित रूप से समाज का एक पर्याय बन चुका है, समाज का एक ऐसा तथ्य बन चुका है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। और खास करके जब उत्तरी भारत की, पूरे सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि आप पूरे उत्तर भारत में आप देखोगे, उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ भी आप अगर चुनाव होता है तो वहाँ पे जाति आधारित उम्मीदवार और मुख्यमंत्री की बात की जाती है। बिहार में भी ये हमेशा बात की जाती रही है। लेकिन बिहार में ये देखा गया है कि पहले जातिगत समीकरणों के आधार पर ही गठजोड़ बनाए जाते थे, जो अब कहीं न कहीं टूटती हुई प्रतीत हो रही है।
और इस चुनाव में खास करके आप देखोगे तो शुरुआत से ही मुद्दे आधारित राजनीति की बात की जा रही है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ स्टैंड लिया कि हम ये देंगे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज ने उसी आधार पे कुछ स्टैंड लिया कि हम ये देंगे। तो कम से कम ये देखने को मिला कि कुछ मुद्दे जनता के सामने आ रहे हैं, वो चाहे रोजगार से संबंधित मुद्दे हो, चाहे शिक्षा से संबंधित मुद्दे हो, चाहे और कोई मुद्दे हो। जाति कहीं न कहीं विमर्श में पीछे छूटता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये अभी भी हम लोग पूरी तरीके से निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हैं कि जो वोटिंग होता है, वोटिंग का जो पैटर्न है, वो इससे कहां तक सफल हो पाता है कि मतलब वोट देने जाते हैं लोग तो केवल कहने के लिए वो कुछ और बोलते हैं, और वोट देने के वक्त जो जाते हैं तो शायद वो आखिर में अल्टीमेटली वो कैंडिडेट के जाति ही देखते हैं। वो इस नतीजे के आने के बाद ज्यादा अच्छे तरीके से बताया जा सकता है। लेकिन मुझे जो एक पर्सनल ओपिनियन मैं कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में कहीं न कहीं जाति की जो अभी तक जो एक रिजिडिटी थी वो कमजोर होती हुई मुझे तो आप किस रूप में देख पा रहे हैं अभी? पिछले 15 वर्षों में मुझे लगता है चुनाव जो है विकास के नाम पर हुआ, 15 वर्षों में विकास भी हो गया। विकास से आगे भी कुछ होना चाहिए या बिहार में नल जल और सड़क ही? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और बेसिकली इस सर्वे में भी ये सामने आई बातें कि सरकार जो ये लगातार दावे कर रही है कि हमने 15 साल में ये किया और बहुत सारी जो योजनाओं को सफलतापूर्वक उसको इम्प्लीमेंट किया, जनता भी उसको मान रही है। जनता के भी नजरों में ये है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो कि साफ तौर पे बोले कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, या फिर अपोजिशन के जो लोग हैं उन्होंने भी ये माना कि हाँ, सरकार ने कुछ विषय पे अच्छा काम किया है, लाइक सड़क की बात हो, चाहे बिजली का बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। लेकिन उससे आगे क्या? आपने पहला 10 साल में बिजली दे दी, सड़क दे दी, स्कूलों के भवनों बना दिया, अस्पताल बना दिया और बहुत सारे ऐसे सोशल स्कीम्स ला दिया। लेकिन अभी तक जो देखने को मिला बेसिकली इस सरकार का जो फोकस है वो सोशल इश्यूज पे ज्यादा है, सोशल वेलफेयर की तरफ ज्यादा है। बट कोई भी स्टेट को चलाने के लिए आप केवल सामाजिक कल्याणकारी इश्यूज को लेकर नहीं बढ़ सकते, वो भी साथ साथ होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम पे अगर देखेंगे तो बिहार में बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, और लोगों के जो गुस्से का कारण है, लोगों के थोड़े बहुत जो अभी दिख रहा है अलग अलग जगहों पे, जैसा कि एक रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि काम होने के बावजूद भी कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं जिसके कारण से सरकार को घेरा जा रहा है, और वो गलत नहीं है। सरकार को खास करके 15 साल रहने पे एक विजन होना चाहिए कि 30 साल के बाद हम बिहार को कहां देखना चाहते हैं, और वो विजन मुझे देखने में नहीं आ रहा। इस सरकार कौन सी पार्टी का विजन आपको दिख रहा है? अगर मान लीजिए वर्तमान सरकार की बात करें या किसी भी सरकार, 19 लाख के दावे एक सरकार की तरफ से हो रही है, एक पार्टी की तरफ से हो रही है, दूसरा कह रहे हैं हम 10 लाख देंगे। आखिर बिहार में नौकरी जो बाढ़ की तरह दिख रही है चुनाव में, इसका सृजन कहां से होगा? और आपको क्या लगता है कि बिहार में नौकरी इसी तरीके से मिलती है? नहीं, ये दूसरी पहली बात तो ये है कि चुनाव में जो घोषणाएं की जाती है उस पर पूरी तरीके से बिलीव कर लेना सही नहीं है। चुनाव में घोषणाएं अलग अलग वजहों से की जाती रही है, और इस सर्वे में भी आया कि इसमें एक सवाल भी रखा गया था कि क्या आप राजनेताओं के जो घोषणाएं होती है उस पर बिलीव करते हैं क्या? मुझे लगता है 80% जो ज्यादा जनता है उसने जवाब दिया कि नहीं। तो चुनाव में घोषणाएं आमतौर पे भारत के पॉलिटिक्स को अगर आप देखते रहे तो आपको भी पता है कि चुनाव में बेसिकली पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए जाते रहे, और खास करके साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो हमेशा ही जो चुनाव जीता जाता रहा है वो पॉपुलिस्ट मेजर्स से जीता जाता है। फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में पानी दे देंगे, ऋण माफ कर देंगे, ऐसे ऐसे। तो बिहार में इससे अछूता नहीं रहा। बिहार में भी बिना सोचे समझे एक पॉलिटिकल पार्टी आकर बोलती है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। आप ध्यान रखना, रोजगार की बात नहीं कर रहे, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। अब सरकारी नौकरी यहाँ पे कहाँ से आएंगे, और सरकारी नौकरी अगर आप दे रहे हैं उसका कोई रोड मैप है क्या? आपके पास ब्लूप्रिंट है क्या? आपके पास कहाँ से आएगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना जाएगा, वो आपने रोड मैप नहीं बनाया, और केवल सिर्फ घोषणा कर दिया कि 10 लाख देंगे, और उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसी दबाव में आकर बोलती है कि 19 लाख हम रोजगार देंगे। इस तरीके की घोषणाओं से मुझे लगता है बचना चाहिए। इससे बेहतर ये है कि लोगों के जो रोजगार के इश्यूज हैं उस पर आप एक बढ़िया सा रोड मैप दें।
कि हम कल कारखाने खोलेंगे, इस तरह के फैक्ट्रीज खोलेंगे, इस तरह के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लाएंगे, इस तरह के क्लस्टर्स बनाएंगे, रोजगार में ऐसे ऐसे डेवलपमेंट करेंगे। केवल घोषणा 10 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, ऐसे उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही कुछ बातें हैं, जब बात होती है तो बहुत सारी बातें निकल कर आती है। नालंदा कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं और बहुत कुछ देखना बाकी है। आपने कहा कि बहुत डेवलपमेंट्स की बात होनी चाहिए, एक विजन जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। नालंदा कॉलेज में पिछले कई दशकों से जो स्थिति रही है, गुणवत्ता की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिस विकास की बात कर रहे हैं, जिस बदलाव की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है पहले आपको शुरुआत अपने ही कॉलेज से करना चाहिए। बिल्कुल, और मैंने कोशिश भी यही की है। बिल्कुल मैंने कोशिश भी यही की है कि ये नालंदा कॉलेज जो है केवल एक कॉलेज बनकर ही ना रहे, बल्कि शहर में और जिले में चाहे लोगों से जुड़ाव उसका हो। हम जिस तरीके से लोगों के टैक्स का यूज कर रहे हैं, हम भी उसको कुछ दें, और इसी का एक प्रयोग था। मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया है और पिछले 8 महीने 9 महीने से ये आपको पता होगा कि कोरोना महामारी के कारण फेस टू फेस स्टडी नहीं हो रहा है, हम लोग ऑनलाइन से ही लगातार जुड़े रहे हैं। इस कोरोना महामारी के समय में भी हमने 15 लोगों के साथ काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट किया, जो कि आप कह सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र में इस तरीके का प्रोजेक्ट करना, इन लोगों का सपोर्ट में आना और बहुत मेहनत और कमिटमेंट के साथ 9 दिन 10 दिन तक लगे रहना, ये एक बदलाव का प्रतीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नालंदा कॉलेज लगातार सामाजिक मुद्दे पे नालंदा कॉलेज या डॉक्टर विनीत लाल, नहीं, दो चीज है। नहीं, नालंदा कॉलेज या डॉक्टर विनीत लाल, मैं मानता हूँ कि मैं कोई पर्सनल लेवल पे ये काम नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई अगर काम करता हूँ तो एक सांगठनिक स्तर पे काम करता हूँ। मैं अगर काम करता हूँ तो इसके पीछे पूरे के पूरे प्रशासनिक जो लोग हैं उनका सपोर्ट होता है। मैं अगर काम करता हूँ तो प्रिंसिपल से लेकर जितने भी पदाधिकारी हैं उनका एक सपोर्ट होता है। मैं जब काम करता हूँ तो हमारे जो विद्यार्थी हैं जो इसमें लगे हुए हैं उनका सपोर्ट है। मैं व्यक्तिगत स्तर पे कुछ नहीं कर सकता, व्यक्तिगत स्तर पे केवल आइडियाज दे सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ, बट जब तक कि अथॉरिटी के स्तर पे और हमारे स्टूडेंट के स्तर पे सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि दोनों ही स्तरों पर मुझे बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट मिला है, और इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखोगे कि अन्य इश्यूज पे भी नालंदा कॉलेज लगातार आएगी और समाज के हर एक इश्यूज पे आपको आवाज उठाते हुए दिखेगी। केवल आवाज उठाते हुए नहीं दिखेगी, बल्कि समाधान देने की कोशिश करेगी। आप सुन रहे थे नालंदा कॉलेज के एचओडी हैं राजनीति शास्त्र के डॉक्टर विनीत लाल। इन्होंने कई विषयों पर और कई पहलू को छूने की कोशिश की है, और एक जो एश्योरेंस की बात होती है, वादा की बात होती है, गुणवत्ता की बात होती है, उसको पूरा करने की बात कही है। अब चूंकि राजनीतिक परिवेश बदलना है, परिदृश्य बदलना है, 10 तारीख को सारे जो समीकरण है वो सामने आने वाले हैं, और जिस प्रकार से बच्चों ने मेहनत की है, मैं बधाई देता हूं डॉक्टर विनीत लाल और उनके पूरी टीम को, नालंदा कॉलेज के सभी बच्चों को जिन्होंने सिंसियरली इस पूरे प्रोजेक्ट को किया है। और जेएनयू पर जिस तरीके से आप मुखर होकर के बात की है, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो इस चीज को समझ पाएगी कि क्या कुछ खास हुआ है। फिलहाल इतना ही। आर्यावर्त के लिए मैं रजनीकांत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सीखा और क्या समझ पाए? पूरे प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो हम लोगों ने जो क्षेत्र में भ्रमण किया, तो क्षेत्र में जाने के बाद क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपनी जो स्थितियां हैं वो वर्णन करने लगते हैं। उनको लगता है कि हमारे कोई बात को सुनने वाला अधिकारी आ गया है। उनको ये नहीं लगता है कि हम विद्यार्थी हैं, उनको लगता है कि कोई अधिकारी आया हमारी बातों को सुनने के लिए आया है। क्योंकि आज तक जिस तरह से हम लोगों ने सर्वे किया, वैसा कोई अधिकारी कभी उनके पास गया नहीं सुनने के लिए। उनके साथ नीचे बैठ करके, खेत में बैठ करके, बाजारों में अगर वो कुछ भी बेच रहे हैं बीच रोड पर, तो हम लोगों ने वहाँ बैठा। उतना के बाद लगा कि वो लोग जो थे वो हम लोग को अपना मानकर अपने जो सारे कष्ट थे वो कष्ट को बतला रहे थे, हम लोगों के बीच रख रहे थे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम चंद्रमणि कुमार। तो जैसा चंद्रमणि ने बताया है, ये आप लोग सभी लोग जुड़े रहे हैं इसमें। मैं आपसे बात करूंगा, आप इस पूरे टीम में रही हैं, एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, कहीं ना कहीं जो भाव आता है कि पता नहीं पेरेंट्स अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, तो क्या कुछ खास रहा इस प्रोजेक्ट में और आपका अनुभव क्या रहा? इस प्रोजेक्ट में फर्स्टली तो घर से अलाउंस एज अ गर्ल जल्दी नहीं मिलती है, बट हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को एज अ मोटिवेट किया, सारे सोशल वर्क आपने कन्विंस किया पेरेंट्स को और वो मान गए? मान गए।
फिर हम लोगों ने सर्वे जो किया, हमारे 15 लोगों की टीम ने 11 प्रखंड, बिहार शरीफ के 11 प्रखंड को घूमा और अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराओं को फेस किया। सबसे ज़्यादा जो सवाल आपको प्रभावित किया हो या जिनसे आपने पूछा उनको अच्छा लगा हो, ऐसे कौन से सवाल थे? ऐसे सवाल तो पूछा जाए तो सारे सवाल बहुत ज़्यादा खुद में एक बखूबी महत्व रखते हैं, बट सबसे बेस्ट सवाल जो था शराबबंदी को लेकर, जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा जोर शोर से सारे लोग का यही कहना है कि शराबबंदी ख़राब तो है, बट होम डिलीवरी लाइक बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो घर पे जाके शराब मिल रही है हर एक 5-5 किलोमीटर, पहले 5 किलोमीटर में मिलती थी, अब 5-5 घर के बाद, मतलब 5-5 घरों के बाद मिलने लगी है। मेरे ख्याल से आप जो प्रोजेक्ट में जो फील कर पाए एज ए स्टूडेंट, नालंदा कॉलेज में एक नया प्रयोग देखने को मिला। डॉक्टर विनीत लाल जो हैं आपके कोऑर्डिनेटर रहे और तमाम चीज़ों को उन्होंने ही कोऑर्डिनेट किया, कैसा अनुभव रहा उनके साथ? बहुत अच्छा रहा सर, क्योंकि वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम किए और हम लोग को ये चीज़ बताते गए कि आगे क्या करना है। क्योंकि मेरे जीवन में पहली बार हो रहा था कि मैं एक सर के अंतर्गत मैं काम किया और समाज में डायरेक्ट लोगों से मिला, मैं उनके भावों को जाना और उनके बीच में क्या क्या जो दिक्कतें आ रही थी वो जाना। मैं बोले जैसा कि हमारे एक मित्र बताई, अवसर ही मैं बताता हूँ कि मैंने बहुत जगह गया और लोगों से बात किया, तो लोगों के बीच में बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, या फिर आप क्योंकि आप फ्यूचर में आप ब्यूरोक्रेसी अपनाते हैं तो आगे आप जाते हैं, अधिकारी बनते हैं, तो आप कैसे काम करेंगे, तो एक नींव रखता है जैसे कि आपको आगे भी सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नालंदा कॉलेज से सीधे उठकर। अभी तक जो बात होती थी नालंदा कॉलेज का मतलब बस पढ़ाई नहीं होती है, राजनीति ज़्यादा होती है। आप राजनीति शास्त्र के स्टूडेंट होके एक प्रोजेक्ट पे चले गए जी, तो ऐसा नहीं लगता है बहुत जो फ़र्क दिखना चाहिए वो दिखेगा आने वाले समय में, नालंदा कॉलेज कुछ नया करेगा? जी सर, नया तो ज़रूर करेगा, क्योंकि पहले ऐसे हमारे कॉलेज में प्रोफेसर भी नहीं आए थे जो कि एक पहल उठा पाए, और हम लोगों को सर सबसे पहले कॉल करके बताया कि ऐसा एक सर्वे करने जा रहे हैं जिसमें आप लोग एक वॉलंटियर के रूप में रहोगे और एक समाज के लिए वर्क करोगे। तो हम लोगों ने डायरेक्ट समाज के लिए घर से भी परमिशन लिया और डायरेक्ट समाज से जुड़ने का कोशिश किया। उसमें सर हम लोग से भी क्वेश्चन पूछे, हम लोगों ने भी कुछ क्वेश्चन उसमें ऐड किए। उसके बाद 52 क्वेश्चंस में हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा हुआ जो लोग अच्छे से बता भी नहीं पा रहे थे। जैसे कि उसमें से एक क्वेश्चन है, आप किसे वोट करेंगे, जबकि मतदान एक खुद का है, बट इसको भी हम लोगों ने कन्विंस किया, क्योंकि हम लोगों ने उनसे सबसे पहले बात बताया कि हम किसी उम्मीदवार या पार्टी के तरफ से नहीं हैं, इसलिए लोगों ने हमसे मतलब डायरेक्ट जुड़ने का कोशिश किया और अच्छे से बता पाए, वो अपने दिल का हाल बता पाए। नहीं तो आजकल क्या होता है, गांव जैसे हम लोग क्षेत्र प्रखंड में घूमे तो गांव में क्या हुआ, कोई किसी पार्टी वाला गया, कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, या कुछ मतलब उसमें एक और क्वेश्चन था कि क्या आपको वोट देने के लिए कभी पैसे दिए गए हैं। तो इसमें से बहुत लोगों ने बहुत सारे विचारधाराओं को अपना अपना विचार बताया, और किन्हीं ने बोला कि नहीं अभी तक नहीं मिला है, किन्हीं ने बोला हाँ मिला है। बहुत सारे क्वेश्चन थे। सवाल ये मिलना चाहिए कि नहीं? सवाल तो ये है कि पैसे मिलने चाहिए कि वोट के लिए पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना तो नहीं चाहिए, मिलना तो नहीं चाहिए, मिलना चाहिए ही नहीं? नहीं मिलना चाहिए ही नहीं, मतलब आप नहीं मिलना नहीं चाहिए, ताकि हम एक भारत के नागरिक हैं और हमारा वोटिंग करना हमारा नागरिकता को दर्शाता है। इसलिए पैसा के लिए हम किसी मतलब अच्छे इंसान का सिलेक्शन करें या गलत इंसान के प्रति पैसा के लिए 5 साल अपना बर्बाद कर दे, किन्हीं अलग हाथों में सौंप दे, ये तो मैं अपने हिसाब से उचित नहीं मानता। कैंडिडेचर पे ज़्यादा सवाल मैं करूँगा। आप बताएं कि आप तो छात्र हैं, आप युवा हैं और आप चाहते हैं कि बिहार या भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले, तो मतलब एज ए वोटर आप प्रायोरिटीज़ किसको देंगे? आपकी प्राथमिकता कैंडिडेट होगी या पार्टी होगी या जात होगा? मैं प्रायोरिटी तो मैं कैंडिडेट को ही दूंगा, उनको देख के मतलब क्या मतलब कैंडिडेट काम विकास मतलब कैसे कर सकते हैं, पार्टी को तो मतलब प्रायोरिटी नहीं दूंगा, कैंडिडेट। और पूरे प्रोजेक्ट में क्या कुछ सीखा आपने? प्रोजेक्ट में हम लोगों ने सबसे पहले तो फील्ड में जाके लोगों से राय जाना उनकी, और फिर उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कॉन्फिडेंस बढ़ा। ये मतलब कैरियर का पहला इस तरह का प्रोजेक्ट था कॉलेज के द्वारा, सर के द्वारा, मतलब इस तरह से